तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने की विवादित टिप्पणी, हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, तेलंगाना से भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, AIM पहली सूची की जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द, खराब रिपोर्ट वाले मंत्रियों पर गिर सकती है गाज, कैबिनेट से हटाया जा सकता है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद को बताया वक्फ बोर्ड की संपत्ति, कोर्ट में हिंदू पक्ष को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटियों को इस साल मिलेंगे 60,000 रुपये, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड में झंडा फहराते समय मरने वाले लोगों को मुआवजा मिलेगा, झारखंड सरकार ने किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर की विवादित टिप्पणी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर नुपुर शर्मा के बाद भाजपा को हैदराबाद से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कथित तौर पर नुपुर शर्मा के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही लोग गुस्से में थे। हैदराबाद में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद आज सुबह उन्हें हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कई शिकायत दी गई थी। इतना ही नहीं, दबीरपुरा, भवानी नगर, रैन बाजार, मीर चौक पुलिस थानों के बाहर भारी संख्या में लोग शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। गुस्साई लोग का कहना था कि उन्होंने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की पूर्व वक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश में बवाल हुआ था। लेकिन नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो पाई थी। लेकिन हैदराबाद में जब बीजेपी विधायक ने यह विवादित बयान दिया पैगंबर मोहम्मद साहब पर, तो इसको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बीजेपी को आज तेलंगाना में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, पार्टी ने जारी की पहली सूची। जब दोस्तों आपको बता दें कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM की एंट्री हो गई है। AIM ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहली सूची की घोषणा कर दी है जहां से चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अहमदाबाद की सभी 5 सीटों पर चुनाव MIM पार्टी लड़ेगी। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। MIM पार्टी पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ी है। MIM ने अहमदाबाद में 5 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची घोषित की है। इसमें दरियापुर, दनी, मिलिंदा, जमालपुर, बापूनगर और बैजलपुर शामिल हैं। इनमें से सिर्फ बैजलपुर सीट भाजपा के इस समय पास है, जबकि अन्य सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। इस मामले को लेकर पार्टी सूत्रों ने बताया है कि AIM उन सीटों पर चुनाव लड़ी है जिन पर कांग्रेस का वोट कटे। सूत्रों ने कहा है कि उन सभी 5 सीटों पर MIM ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है जहाँ मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है। पार्टी आने वाले समय में और सीटों की घोषणा करेगी, लेकिन अभी सिर्फ 5 सीटों की घोषणा ओवैसी ने की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। आपकी क्या राय, ओवैसी को 5 सीटों पर गुजरात में चुनाव लड़ना चाहिए या फिर ज़्यादा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में दुर्गा पूजा कमेटियों को इस साल मिलेगा 60,000 रुपये का अनुदान, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। या दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गा पूजा कमेटियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इस साल दुर्गा पूजा कमेटियों को 10,000 रुपये बढ़ाकर अनुदान देने की घोषणा की है। ममता ने कहा है कि अब तक दुर्गा पूजा कमेटियों को 50,000 रुपये सरकार अनुदान देती थी। इस साल 10,000 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं और प्रत्येक कमेटी को 60,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। ममता बनर्जी ने बताया है कि इस साल जिलों में 7 अक्टूबर को दुर्गा पूजा कार्यक्रम होंगे। कोरोना के कारण 2 साल से कार्यक्रम स्थगित थे। इस साल सरकार 8 अक्टूबर को कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्यक्रम आयोजित करेगी। ममता बनर्जी ने एक बड़ी राहत दी और उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा आयोजकों को बिजली की दरों में 60% की छूट भी दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी की राह पर ममता बनर्जी भी हैं और हिंदू समुदाय का खूब ख्याल रख रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा जल्द, खराब रिपोर्ट वाले मंत्रियों पर गिर सकती है गाज, किए जा सकते हैं कैबिनेट से बाहर। या दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट का जल्दी विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक खराब रिपोर्ट वाले मंत्रियों को कैबिनेट से हटाया जा सकता है या फिर उन्हें छोटे मंत्रालय दिए जा सकते हैं। साथ ही दर्जन भर मंत्रियों के पोर्टफोलियो में परिवर्तन के भी आसार हैं। ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों को भी मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में शामिल उन मंत्रियों पर गाज गिर सकती है जिनकी रिपोर्ट खराब है। ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा जारी है। पिछले 1 सप्ताह से रिपोर्ट कार्ड पर समीक्षा जारी है। समीक्षा के बाद जारी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों को हटाने का फैसला लिया जाएगा।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को बताया वक्फ बोर्ड की संपत्ति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में चल रही अदालती सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दस्तावेजी सबूतों के आधार पर ज्ञानव्यापी परिसर को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया है। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्नोस की अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक नेसान ने कहा कि ज्ञानव्यापी परिसर वक्फ बोर्ड की 100 नंबर पर पंजीकृत संपत्ति के रूप में दर्ज होने के सबूत पहले ही अदालत के समक्ष पेश किए जा चुके हैं। हिंदू पक्षकार द्वारा अदालत में अपना पक्ष पेश किए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश करते हुए नेसान ने 1944 और 1936 के उन अदालती आदेशों का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। मुस्लिम पक्ष की बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के जवाब में हिंदू पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कहीं पुलिस बैरिकेड हटाकर तो कहीं गिराकर जंतर मंतर पहुंचे हजारों किसान, विशाल महापंचायत शुरू। जब दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और कुछ अन्य संगठनों द्वारा बेरोजगारी और अन्य मामलों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर बुलाई गई महापंचायत शुरू हो गई। इसमें शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में किसान पहुंचे। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, लेकिन उसके बाद भी हजारों किसान जगह जगह पर लगाए गए बैरिकेड को हटाकर जंतर मंतर पहुंच गए। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी तादाद में पहुंचे। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी देना चाहते हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आंदोलन को देखते हुए जंतर मंतर और उसके आसपास भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। आसपास के मेट्रो स्टेशनों पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत को कानून व्यवस्था का हवाला देकर इजाज़त नहीं दी, फिर भी किसानों की काफ़ी संख्या जमा हुई और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा है। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दूसरे नाम से बनाया गया था प्रोफाइल। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इसे जेल भी भेज दिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कोटा मुकुंदपुर गांव निवासी बसारत अली ने रविवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। इसके मुताबिक उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी व गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मामला 16 अगस्त का है। पुलिस ने IT एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर साइबर सेल व सर्विलांस सेल की मदद से जांच शुरू की। इसमें मट्टीहनिया चौधरी गांव निवासी मुबारक अली का नाम सामने आया। पूछताछ में मुबारक ने बताया कि फर्जी अकाउंट बनाकर धमकी देने के मामले में उसका उद्देश्य बसारत अली को फंसाना था। बताया कि बसारत अली से उसने 40,000 रुपये उधार लिए थे। बसारत पैसे वापस मांग रहा था। बसारत जेल चला जाए और उससे पैसे ना देने पड़े, इसी नीयत से उसके नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने और योगी आदित्यनाथ को गाली देने के लिए षड्यंत्र रचा गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो JNU की वाइस चांसलर का बयान, ऊंची जाति का नहीं कोई भी देवता, SC ST के हो सकते हैं भगवान शिव। दोस्तों आपको बता दें कि देश में जाति को लेकर हो रही हिंसा की घटनाओं के बीच जवाहरलाल नेहरू की वाइस चांसलर यानी कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने कहा कि मानव विज्ञान के हिसाब से कोई भी देवता ऊंची जाति से नहीं है और यहाँ तक कि भगवान शिव भी अनुसूचित जाति या जनजाति से हो सकते हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए JNU की कुलपति ने कहा कि मैं सभी महिलाओं को बता दूं कि मनुस्मृति के मुताबिक सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वह ब्राह्मण है या कुछ और है और आपको केवल पिता से या विवाह के जरिए पति की जाति मिलती है। उन्होंने कहा है कि जो भगवान हैं वो भी ऊंची जाति के नहीं हैं और जितने भी देवता हैं वो सब SC ST एक्ट के ही हैं और वो सब नीची जाति के हैं, यानी भगवान शिव को तो उन्होंने SC ST का ही बता डाला। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड में झंडा फहराते समय मरने वाले लोगों को मिलेगा मुआवजा, झारखंड सरकार ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे में झंडा फहराने के दौरान एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने इस परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। झारखंड सरकार परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 15 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस बात की घोषणा पेयजल स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर की है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोमवार को दी थी। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घर की छत पर झंडा फहराते समय बिजली का करंट लगने से इस परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। तब रांची पुलिस ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उनके द्वारा धातु की एक छड़ इस्तेमाल की गई थी, जो पास से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिसके बाद करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की झारखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।
अखिलेश जी ने तो कहा है गठबंधन करने को, गठबंधन करने को तैयार है। अभी शिवपाल यादव जी ने कल ही एक सभा की थी, उसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए।